आज का चिंतन मैं एकात्मता पर केंद्रित रखना चाहता हूँ। एकात्मता का अर्थ या उसका अर्थ विन्यास करने से पहले हम अद्वैत की परिकल्पना करें और सोचें कि आदि गुरु शंकराचार्य क्या कह गए हैं। आदि गुरु ने ब्रह्म तत्व की मीमांसा की और उसे सबके सामने सहज शब्दों में प्रस्तुत किया। आदि गुरु का उद्देश्य एकात्मता के स्वरूप का विश्लेषणात्मक चिंतन करना था और उस चिंतन से निकले हुए नवनीत को आगे लेकर आना था। यह था आदि गुरु का स्पष्ट संदेश जो मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे चलकर इसे एक और नए स्वरूप में स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट किया। स्वामी जी कहना चाहते थे कि सभी को स्वीकृत करो, सभी के प्रति स्वीकारोक्ति का भाव स्पष्ट रूप से हमारे जीवन में होना चाहिए। एकात्मता का आधार अद्वैत है। अद्वैत का आधार ब्रह्म तत्व का स्पष्ट चिंतन है, लेकिन हम ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? यह प्रश्न जब आप अपने आप से करेंगे तो पाएंगे कि आप विश्लेषणात्मक अधिक हैं, तर्कयुक्त बातें अधिक करते हैं और केवल अपने मामले में सतर्क और सतर्क अपने आप को सुरक्षित रखने के प्रयास करते हैं। जब चिंतन आत्म केंद्रित होता है तो हम किसी भी स्थिति में दूसरे को स्वीकार्य कैसे करेंगे? जबकि स्वामी विवेकानंद का कहना था कि सबको अपनी आत्मा में समाहित करने की कोशिश करो। जो भी आप विजुअल करते हैं और उसमें आप जो गुण दोष पाते हैं उसे महसूस करो। सामान्य रूप से वे दुखी पीड़ित मानवता के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जो एकात्मता के भाव को लेकर भारत के भ्रमण पर निकले थे। भारत में उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की तरह ही संपूर्ण मानवता को एकीकृत करने का बीड़ा उठाया था। ब्रह्म और हमारे बीच के अंतर संबंधों को स्पष्ट किया था। बहुधा राजनीतिज्ञ, समाज का नेतृत्व करने वाले और सेगमेंट में विकास चाहने वाले लोग ना तो राष्ट्र के प्रति सोचते हैं और ना ही सामूहिक विकास की अवधारणा को अंगीकार करने के लिए सक्षम होते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था का मैं पुरजोर समर्थक हूँ, लेकिन जाति व्यवस्था से मुझे पूरी तरह से व्यक्तिगत घृणा है, क्योंकि यह एकात्मता के प्रति भयंकरतम आघात है। किसी भी देश के संविधान में जातियों को शेड्यूल्ड नहीं किया गया है, उनकी कोई सूची नहीं बनाई गई है। केवल भारत के संविधान में ऐसा किया है। अगर ऐसा करना ज़रूरी था तो उसकी एक समय सीमा सुनिश्चित कर देनी चाहिए थी। सामाजिक बदलाव के साथ जाति प्रथा पर स्वयं भी अंकुश लग गया है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि स्टेट ने जाति प्रथा को वैधानिक दर्जा दे दिया है, जबकि हम एकात्मता की बात कर रहे हैं और एकात्मता से ही राष्ट्र के विकास की परिकल्पना की जा सकती है। अगर ऐसा संभव नहीं हो सकता
तो राष्ट्र को विश्व गुरु बनने की परिकल्पना करनी भी ठीक नहीं है। अगर भारत को आप विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं तो सबके प्रति सकारात्मक भाव के साथ उन्हें स्वीकार करने की ज़रूरत है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी भी समूह का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। इसमें बुराई क्या है? बुद्ध की सफलता का कारण क्या है? उपनिषदों की स्वीकारोक्ति का कारण क्या है? यह दोनों प्रश्न एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बुद्ध ने जातियों के विभाजन को अस्वीकृति दी। बुद्ध ने जो किया वह राष्ट्र हित में किया और बुद्ध काल में भारतीय संस्कृति सभ्यता के ऐसे स्मारक हैं जिनको हम आसानी से नहीं पहचान पा रहे हैं। शायद आप यह भी नहीं जानते होंगे कि भारत का बुद्धिज़्म सीरिया तक चला गया था। शायद आप यह भी नहीं जानते होंगे कि एकात्मता के सूत्र को आगे ले जाने वाला बुद्धिज़्म सर्वश्रेष्ठ रहा है और उसका विस्तार बिना किसी तलवार या युद्ध के सर्वत्र हुआ है। अगले पॉडकास्ट में मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि किस तरह से अद्वैत का संबंध, अंतर संबंध एकात्मता के साथ है, अर्थात किस तरह से स्वामी विवेकानंद आदि गुरु शंकराचार्य के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। अब आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगा।